2 पति, 4 पति, 6 पति, कितने भी पति, उनकी जितनी पत्नियां हैं वो अपनी पत्नी को बदल देते हैं दूसरे की पत्नी के साथ। तो मैम ये काम कैसे करता है एक तरीके से वाइफ स्वैपिंग वाला? ये काम ऐसे करता है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए आती हैं वो और शाम की फ्लाइट से वापस चले जाती है। कॉलेज गर्ल्स हैं और बहुत ज्यादा लेवल पर इन्वॉल्व हो रही हैं। इसका जिक्र मैंने पहले कहीं नहीं किया है, डिटेल में आपको बता रही हूँ। ठीक है। रिकॉर्ड किया था तो मेरे कैमरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे माइनर लड़कियां ला के खड़ी कर दी थी उन्होंने कि बताइए कौन सी चाहिए आपको। माइनर लड़कियां। मैंने हरियाणा में एक स्टोरी शूट करी थी। एक औरत ऐसी थी जो कि नॉर्थ ईस्ट से लेके आए थे, चेहरे पे नूर उसके। क्यों? क्योंकि उसने बेटा पैदा कर दिया था। एक और औरत मैंने शूट की थी, वो देखने में दुबली पतली काली हड्डियां निकल रही हैं, चेहरे से बदसूरत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और उसके घर में जिस आदमी की वो पत्नी बनकर आई है, उसके भाई और उसका बाप सब फिजिकल हो रहे हैं। क्योंकि वो एक औरत है, वो जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, वो क्या है, वो तो मांस का लोथड़ा रह गई ना उनके लिए। फीमेल लीड कर रही हैं ऐसे। हस्बैंड स्वैपिंग का कोई ग्रुप भी बना हुआ है। हस्बैंड स्वैपिंग का? हस्बैंड स्वैपिंग का कुछ बता सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और आज की जो ये बैठक है ये आप सबके लिए बेहद खास है और कमजोर दिल वाले इसे बिल्कुल ना देखें, और जो बहुत ज्यादा धार्मिक हैं वो ये चीजें ना देखें, बहुत ज्यादा जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं वो ये चीज ना देखें, क्योंकि हो सकता है आपकी जो धारणाएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, उनको आज इस पॉडकास्ट से बहुत गहरा धक्का पहुंचे। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, 60 से ज्यादा 66 वो स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं, और उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिससे हमारे समाज का ऐसा चेहरा हमारे सामने आता है जिसके बारे में हो सकता है कि आप आज तक अनभिज्ञ हो, आपको पता ना हो, लेकिन वो पिछले 20 सालों से अपनी रिसर्च आप सबके सामने लेकर आई है अपनी बुक में, और इसे अकेले में देखें, बच्चों के साथ बिल्कुल ना देखें। स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट विनीता यादव मैम। बहुत बहुत स्वागत मैम आने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो ओपनिंग की है उसमें मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि बच्चों के सामने चर्चा नहीं करनी है, किसी से कोई ऐसी बात नहीं करनी है, या जो बहुत भगवान का नाम लेते हैं वो ये एपिसोड ना देखें। हाँ, एक बात सही है कॉन्ट्रडिक्शन में इसमें, कि इसमें सच है, इसमें वो सच है जो आमतौर पर लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं पता है उनको, और वही काम हमारा होता है इन्वेस्टिगेशन में अपने खबर में लेकर आना, चाहे वो 20 साल पुरानी इन्वेस्टिगेशन हो या फिर ताज़ा कोई इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन ये ऐसी स्टोरी थी जो कि 20 साल पुरानी जरूर है, लेकिन आज की भी तारीख में लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। तो मैं एक तरफ ये कह सकती हूँ कि हाँ, आपने ओपनिंग सही की है, क्योंकि लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। लोग फोन करके, काफी लोग मुझे कह रहे हैं ऐसा होता है जो तुम बोल रही हो, ऐसा होता है। वाइफ स्वैपिंग क्या होता है, लोग ये भी पूछ रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, ये वाइफ स्वैपिंग जो है ये हमने इंग्लिश में बोल दिया। हाँ। लेकिन बहुत सी ऑडियंस होगी जो वाइफ का तो उन्हें पता है क्या होता है। ये स्वैपिंग शब्द जो है शायद उनको समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए शुरू में। दरअसल क्या होता है, 2 पति, 4 पति, 6 पति, कितने भी पति, उनकी जितनी पत्नियां हैं वो अपनी पत्नी को बदल देते हैं दूसरे की पत्नी के साथ। ये भारतीय संस्कृति में हो रहा है। तो जो आपने कहा कि लोग ना देखें, मैं ये कहूंगी हाँ बिल्कुल नहीं देखिए, कोई बात नहीं, मत देखिए। अच्छी बात है, आप नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। आपको पता चलेगा तो आपको धक्का लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत अजीब सी स्थिति है जब आपको ये पता लगता है। क्योंकि जब मुझे पता लगा तो मुझे भी ये इतना मेंटल शॉक की तरह था कि मैंने, मेरे जो बॉस थे उस वक्त अजित शाही, जो भी वॉशिंगटन में, तो मैंने उनको ये कहा था कि मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था इन लोगों से मिलके, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब होता है समाज में। आप लोग सुन रहे हैं कहानी, आपको धक्का लग रहा है, जो देख रहे हैं उनको धक्का लग रहा है। मैं तो इसे मिलके आई थी इन लोगों से, सोचे मेरे जहन का क्या हुआ होगा। और मैं बहुत 20s की एज में थी तब। आप समझिए कि मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे लोग हैं, ये वाकई में अपनी पत्नी को बदल देते हैं। एक लड़की जो खुद 20s में है, जो ये देख रही है कि लाइफ में आगे बढ़ना होता है, चीजें देखनी होती है, वो पहले ये देख रही है रिश्ते तार तार कैसे हो रहे हैं, उसके बाद क्या बचता है। अब ये जो पत्नियां बदलने वाला शौक है, ये शहरों में होता है, कॉमन है, कई लोग बोलते हैं। कई लोगों ने मुझे फोन करके बोला, कई शहरी टाइप लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि हाँ तो क्या है, कर रहे हैं हम, तो क्या दिक्कत है। बुक लिखने के बाद, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि विनीता तुमने इसको इतना प्रोपेगेंडा कर दिया ना, मतलब बहुत ज्यादा। अगर 2 लोग की मर्जी है, एडल्ट्री है, कानून दे रहा है इजाजत इसमें, तो फिर क्या परेशानी है, करने दो। वो तो अब आया है ना कानून। अब आया,
हाँ। लेकिन ये लोग तो चुपचाप कर ही रहे थे ना उस वक्त में। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या इनकी मोडिस ऑपरेंडी होती थी जिससे पकड़ में ना आए। तभी तो इनको डर था उस वक्त में कि कहीं मैं इनको दिखा ना दूं टीवी पर, कहीं इनके चेहरे ना चले जाएं ऊपर। तभी इन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख करके मुझे दे दी थी कि अगर आपने हमारा नाम कहीं भी डिस्क्लोज किया तो हम सुसाइड कर लेंगे। ये इन्होंने क्लियरली बोल दिया था। पॉइंट ये है कि ये सब जो लोग हैं, ये शहरी तो चलो फिर भी एक मिनट के लिए एक्सेप्टेबल, और अब तो बहुत बढ़ गया है। किताब लिखने के बाद मैं ही फिर शॉक्ड हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब मुझे दोबारा और झटके लग रहे हैं। झटका ये है कि लोग हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पे अब ये काम कर रहे हैं, मतलब बिंदास कर रहे हैं। अब वो इसे अपना हक समझ रहे हैं, ओपन में कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए लोगों के। अब आप पहले उस वक्त में मैं लोगों को जब ये बात करती थी तो मुश्किल से कोई 20वां या 30वां आदमी होता था जिसको ये जानकारी होती थी। अब तो हर तीसरा चौथा आदमी कहता है मुझे कि हाँ ये तो होता है, इसमें कौन सी नई बात है। नई बात थी उन जगहों की, जैसे कि रोहतक, मेरठ, हल्द्वानी, सोनीपत, अलवर में एक औरत, सोचिए इतना घूंघट, सिल्क की साड़ी में इतना चौड़ा बॉर्डर, और ऐसे इतना घूंघट निकाल के आ रही है। हम तो हैरान थे कि इतनी गर्मी में ये सिल्क की साड़ी पहन के आ रही है, पसीने में तरतर हो गई होगी। और उसमें जब वो घूंघट उठाती है तो यहाँ पे इतना भरा हुआ सिंदूर, अच्छा खासा मंगलसूत्र, सब कुछ। लेकिन ये तकलीफ यही है, ये सिर्फ शो ऑफ है क्या? लेकिन मैम सच क्या है? तो जैसा अभी अभी आपने बताया सिंदूर, मंगलसूत्र, तो हम धर्मपत्नी बोलते हैं। धर्मपत्नी तो उसमें से ये धर्म है जिसमें इन लोगों ने अपनी पत्नी को अपने ही इंजॉय के लिए किसी और के पास भेजने के लिए तैयार कर लिया। अभी क्या होता है, जैसे रोहतक वाला ही मैं आपको चैप्टर बताती हूँ। रोहतक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी, भाई उन्होंने तो हमें फैकल्टी रूम में बुलाया था, बाकायदा यूनिवर्सिटी के फैकल्टी रूम में बुलाया था, हमें लंच कराया था। तो उनको शर्म तो थी ना जो वो कर रहे हैं, इसीलिए वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक दो सर्वेंट थे जिन्होंने खाना सर्व किया हमें और वो चले गए, उनको उन्होंने हटा दिया। तो जब मैं याद करती हूँ इतनी पुरानी बात, 20 साल पुरानी, तो मुझे याद आता है कि उस जगह पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि जो मेरा ऑर्गेनाइजर, मेरा पार्टनर बना हुआ था साथ में, उसको जब वॉशरूम जाना था, वो लेडी उसको वॉशरूम लेके जा रही है, उनकी पत्नी जब वो वॉशरूम लेकर जा रही है तो वहां पर पता लगता है कि वो उसके बाथरूम के बाहर ही खड़ी हो गई। वो बेचारा डर के हमारे निकल ही नहीं रहा वहां से। क्योंकि ये जो मानसिकता है इसे समझना जरूरी है। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? एज क्या रही होगी उनकी वाइफ? वो तो 50 क्रॉस थे, 55 अबव थे। मतलब उनके हस्बैंड थे, वो रिटायर ही होने वाले थे, मतलब 58 59। आपने जो कहा कि उनकी वाइफ जो थी वो बाथरूम के बाहर खड़ी हो गई थी, तो इससे तो सुनने में लग रहा है उनकी वाइफ ज्यादा इंटरेस्टेड थी। वाइफ भी इंटरेस्टेड थी, हस्बैंड भी इंटरेस्टेड थे। हस्बैंड, इसमें अगर आपने किताब में मैंने साफ लिखा है कि हस्बैंड जो थे उनका ये कहना था कि वो बहुत ओल्ड है या ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो वो चाहते हैं उनकी वाइफ किसी और के साथ करे, जिसे वो रूम में देखना चाहते हैं उनके साथ। देखिए, ये मैं ना बहुत अलग अलग स्टोरीज करती रही, ये स्टोरी कुछ अलग थी। मेरे जो 66 स्टिंग किए उसमें एक स्टोरी थी ये, ठीक है। बाकी स्टोरीज ऐसी थी जिसमें हम लड़कियों को बचाते थे। मैंने अलग अलग रोल प्ले किए हैं, मतलब जैसे कि कहीं पर पिम्प का भी रोल प्ले किया है मैंने। मैं नेटवर्क का हिस्सा बन जाती थी, ठीक है, और मैं खुद बिना पुलिस की जाके रेड भी कराती थी सिर्फ एक कैमरे के दम पे। उस जमाने में इतना खतरा उठाया, इतनी लड़कियों को हमने बचाया है, इतने काम हमने किए हैं, मतलब इतना इस लेवल पे एक्सपोज किया है। कश्मीर में जाकर के डिस्कस्टिंग किया, वहां पर कैसे ब्यूरोक्रेट सब मिलकर के, यूं तो कहा जाता है कि पता नहीं कौन कौन वहां पर विक्टिमाइज हो रहा है, कौन एक्यूज है, लेकिन सच्चाई ये थी कि औरत तो बिल्कुल हर कंडीशन में वो विक्टिमाइज्ड है। मैम वो कश्मीर वाला बताओ, क्योंकि आपने जो ये और ब्यूरोक्रेट को जोड़ दिया ना, ये सुन के मैं भी हिल रहा हूँ कि ये कैसी कहानी है भाई। ये मैंने किया था ऑपरेशन कश्मीर, IBN 7 चैनल हुआ करता था जो अब TV 18 हो गया है, तो मैंने उसमें किया था। तो जब मुझे एक बार मुझे एक कॉल आता है किसी का, और उन्होंने मुझे कहा कि विनीता आप ये स्टोरी कीजिए, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी तो लोग ढूंढ के अपने आप ही पहुंच जाते थे मेरे पास। तो उन्होंने कहा ये स्टोरी आप कीजिए, कश्मीर से लड़कियां आ रही हैं दिल्ली। तो मैंने कहा दिल्ली आ रही हैं, तो कहते कि सुबह की फ्लाइट में आती हैं, प्रोस्टिट्यूशन के लिए आती हैं वो, और शाम की फ्लाइट से वापस चले जाती, कॉलेज गर्ल्स हैं और बहुत ज़्यादा लेवल पर इन्वॉल्व हो रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद, क्योंकि इसका जिक्र मैंने पहले कहीं नहीं किया है, डिटेल में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे मिलवाइए।
उन्होंने एक लड़की से मुझे मिलवाया। मुझे आज भी एक एक दृश्य, क्योंकि जो स्टोरीज होती है ना वो हमारे बच्चे की तरह होती है, तो मैं एक मोमेंट उसका याद रहता है। तो मैं उनके साथ गई ग्रेटर कैलाश में एक जगह पर, तो वो एक लेडी से उन्होंने मिलवाया। उस लेडी ने बोला हाँ ऐसा होता है ये वो। उसके बाद वो लेडी बैकआउट कर गई। वो बैकआउट कर गई, जिस बंदे ने मुझे, सोर्स ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, वो बैकआउट कर गया। कहता मैं अब किसी से नहीं मिलवा सकता। मैंने कहा अरे मैं स्टोरी आइडिया ऑफिस में दे चुकी हूँ। अब मेरी आदत थी, मैं अगर फील्ड में निकल गई स्टोरी करने तो ना उम्मीदी के साथ नहीं आती थी, स्टोरी पूरी करके आती थी। मैंने कहा ऐसे कैसे मैं पीछे हट जाऊं, तुम तो हट गए, मैं तो नहीं हट सकती पीछे, मुझे कुछ तो बताओ। तो बोले नहीं मेरे पास कोई लड़की नहीं है अब आपको बताने के लिए। मैंने कहा बस मुझे एक लाइन बता दो, जो तुम मुझे बता रहे हो कि कश्मीर से लड़कियां आती हैं, ये सच है या झूठ है? तो उसने बोला सच है। आई सेड ओके फाइन, अब मैं खुद ढूंढ लूंगी, रहने दो। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग। फिर मैंने मालवीय नगर में ढूंढना शुरू किया। तो मेरे एक जानने वाले थे मॉडल कोऑर्डिनेटर वहाँ पर, विजय। मैंने उससे बात की। मैंने उसे कहा कि तुम कुछ कश्मीरी लड़कियों को जानते हो यहाँ पर, जो तुम्हें लगती हो थोड़ी सस्पिशियस लगती हो, जो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ तुम्हें लग रहा है कि इंक्लाइंड हो? क्योंकि ये लोग उस इलाके में ना सबसे ज्यादा, जैसे कि जिन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, जो मुंबई में अलग अलग, पूरे मुंबई भरा पड़ा है, दिल्ली में भी कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए उन्हीं जगह पर पहुंचते हैं, वहीं से अपने प्रोफाइल बनवाते हैं, वहीं से आगे बढ़ते हैं। गॉट इट। तो फिर मैंने उससे बात की तो उसने कहा एक लड़की है, रूमी करके लड़की का नाम था। तो मैं, उसका ओरिजिनल नाम नहीं है ये, पहले बता दूं। हाँ। क्योंकि ये सब नाम बदल लेते हैं, तो इसलिए मैंने नाम ले दिया। तो रूमी नाम था। तो उससे मैं मुलाकात हुई। मुझे याद है कि हम एक कैफे शॉप में बैठे हुए हैं, और फिर वहां पर जब हमने जाके गाड़ी पार्क की तो उससे पहले मैंने किसी को खड़ा किया हुआ था हमारे जाने से पहले, क्योंकि मुझे मालूम था कि लोग बहुत ध्यान से काम करते हैं, क्योंकि उसका भी एक बंदा पहले से वहां खड़ा था और वो ये देख रहा था कि जो लोग मिलने आने वाले हैं उनका क्या कोऑर्डिनेशन है। तो मैं ये जानती थी, तो मैंने पहले से अपने एक गाड़ी को, अपने ऑफिस की गाड़ी को पहले से रखा हुआ था कि भाई तुम नजर रखोगे, यहाँ पर इस टाइप की कोई लेडी आएगी, ठीक है, तो तुम्हें आसपास ये नजर रखनी है क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति ना दिखे जो हम पे नजर रख रहा हो। Got it. तो अभी तो हमें पता चला कि एक बंदा वहां वेट कर रहा था। तो फिर हम वहां से निकले गाड़ी से, हमने जाके उससे मुलाकात की। उसे फिर मैंने बहुत अलग अलग तरह के किरदार निभाए इन्वेस्टिगेशन में, जो लोग फिल्मों में जा करके निभाते हैं, हम यहाँ रियल में बट नॉट रियल में निभा रहे थे। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मुंबई से आई हूँ। ऐसे ही मैंने टेबल ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली जो मॉडल कोऑर्डिनेटर था उसने उस लड़की को बुलाया था, तो मैंने दिखाया कि मैं बाय चांस आके टेबल पे ज्वाइन कर लिया उनको, क्योंकि मैं उस बंदे को तो जानती हूँ लेकिन इस लेडी को नहीं जानती थी। तो देन उसने कहा कि अच्छा आप, जब मुलाकात हुई मैंने कहा मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। तो फिर बाद में कहती है अच्छा। मैंने कहा वैसे तो आप भी बड़ी खूबसूरत हैं, आपको फिल्मों में जाना चाहिए। वो एकदम से बड़ी खुश हो गई। तो आई गॉट द पॉइंट कि देखो अब यहाँ से एक शॉट तो मैं यहाँ से क्लियर हो गया, इसको अब ट्रैप करना है ना, हमें पता लगाना है कि सच क्या है। तो हमने फिर उसको ऐसे पूछा, तो कहती हाँ मेरे को तो जाना था और ऐसे ऐसे कहानी। तो उसने बताना शुरू किया, मतलब शी वॉज डाइंग टू बी इन मूवीज। तो हमने वहां से पॉइंट पकड़ लिया। अब थोड़ी देर हमारी बातचीत चली। शी वॉज वेयरिंग सो मच, डायमंड रिंग्स पहनी हुई हैं, गले में इतनी सारी अलग अलग, मतलब कॉस्टली, अपने आप को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ज्वेलरी शॉप की दुकान है वो। अच्छा। मतलब वो अपने आप को एक बहुत रिच शो कर रही थी, रिचनेस शो करने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो होते हैं ना बॉडी लैंग्वेज पसंद समझ में आ जाती है कि जो आदमी इस तरह से एक्ट कर रहा है, जो दिखाना चाह रहा है, तो मतलब वो कितना है ये आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कहानी। फिर हमने अगले दिन एक ऑडिशन का जैसे एक स्टूडियो सेटअप क्रिएट किया, अच्छा, बकायदा। और उस लड़की को हमने मैसेज कहलवाया उसी मॉडल कोऑर्डिनेटर से कि इसको बोलो कि आज ऑडिशन होने जा रहा है, और वो जो प्रोड्यूसर आई थी उसी के अंडर, क्योंकि वो कुछ लोगों को फाइनल कर रही है तो उसको चाहिए। तो वो फटाफट उसने बोला हाँ ठीक है मैं आऊंगी। अब ओके फाइन, वो आने वाली थी सुबह से, ऐसे जैसे घड़ी के टक 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 करके घड़ी चलती है ना, उसी का वेट कर रहे थे। हम तो सिर्फ उसी का वेट कर रहे थे, हमने तो किसी और को बुलाया नहीं था, एक ही बंदी को बुलाया था, कोई ऑडिशन के लिए लोगों को नहीं बुलाया था। तो अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 5 6 7 ऐसे करते करते सुबह से रात हो गई। हमने कहा ये तो आई नहीं, लेकिन वही है ना, मैंने कहा ना कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी को, आपको जब ट्रैप करना होता है, ट्रैप फॉर द ट्रूथ। तो अब वहां पर हम वेट कर रहे हैं, फिर एकदम से अचानक उसका फोन आता है और उसने कहा कि मैं आ रही हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हमारे को थोड़ी सी सांस में सांस, वही कहीं उसे भनक तो नहीं लगी? हाँ, डर होता हमें भी डर होता है। तो एक पूरा मैंने एक स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई थी हाथ से, उस वक्त में तो ऐसे हम लोग हाथ से लिख लेते थे चीजें।
तो मैंने हाथ से एक स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई थी कि मैं एक कश्मीरी लड़की हूँ, ऑडिशन के लिए जो हमें पढ़वानी थी अच्छा। उससे। मेरे माँ बाप कमाने लायक नहीं बचे हैं और हमारे यहाँ के हालात ऐसे नहीं है कि लोग बाहर निकल के कुछ ज़्यादा काम कर सकें। तो मेरे घर में खाने पीने की कमी है, इसकी वजह से मुझे इस काम में आना पड़ा और प्रोस्टिट्यूशन में। और ऐसे करके एक स्क्रिप्ट तैयार की हमने उसके लिए कि तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाओ कैमरे के ऊपर। तो वो लड़की आई, उसने स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाई। अब जब वो स्क्रिप्ट पढ़ के सुना रही थी तो वो तो हम यूज नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली। हाँ। अब वो जब पढ़ रही है उसके बाद उसने अचानक से बोला मुझे वॉशरूम जाना है। अब सोचिए कितना सा मोमेंट होता है जहां पर आपको सच की छोटी सी एक खिड़की मिलती है जिसमें आप घुसते हैं। ये है तस्वीर। तो उसने बोला मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि अब तक जितनी मेहनत की है कल से वो सब बेकार है, अभी तक काम की नहीं है। काम की कब आने वाली है मैं पता भी नहीं। जैसे ही वो वॉशरूम जाती है मैं उसके वॉशरूम गई। मैंने कहा मैं लेके चलती हूँ तुम्हें वॉशरूम। फिर मेरे पास पर्स कैमरा था। अब वो वॉशरूम जा रही है और उस वक्त में अब वो कैमरा भी यूज नहीं हो सकता है उस वक्त में। अब लेकिन मुझे क्या पता लगता है, मैंने उससे बोला देखो सुनो, प्रोड्यूसर का ये तो तुम्हें मालूम है फिल्म इंडस्ट्री में क्या चलता है सारी चीजें, लेकिन हमें बेसिकली ना कुछ लोग दुबई से आने वाले हैं और उनको कश्मीरी लड़कियां चाहिए। आपने जाल फेंका? हाँ मैंने जाल फेंका। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ कश्मीरी लड़कियां ऐसे ऐसे चाहिए और तुम बताओ अगर अरेंज कर सकती हो तो उनकी चॉइस के हिसाब से बताओ कैसे इसको ऐसा मुमकिन है। क्योंकि तो जब तुम पढ़ रही थी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कियों को दिक्कत तो है ही इसमें, है ना। क्या तुम पहले तो मैंने से ये सवाल किया तुम्हें इस बात से इत्तेफाक रखती हो जो तुम पढ़ रही थी? तो उसने बोला हाँ ऐसा तो है। फिर मैंने बोला कि देखो ऐसे ऐसे लड़कियां चाहिए। तो जैसे उसने ये सुना तो उसने बोला हाँ तो मिल जाएंगी, मैं लड़कियां अरेंज कर दूंगी। तो मैंने कहा देखो ये प्रोड्यूसर वगैरह का तो मामला अलग है, असल तो पैसा इन्हीं चीजों से आता है। तो तुम देख लो, तुम पैसा चाहिए तो मदद करो इसमें। तो फिर उसके बाद उसने मुझे ओके किया कि मैं लड़कियां आपको दे दूंगी। फिर उसके बाद उसने हमें एक लड़की से मिलवाया, उसकी मौसी के साथ आई थी वो लड़की। वो मुझे याद है वहीं पर मालवीय नगर में एक कॉलेज है, उस कॉलेज के सामने एक और कॉफी शॉप थी, वहां हम गए, वो लड़की से मिले। वो लड़की रोई जा रही थी लगातार। अच्छा। तुमने कहा इतना रो क्यों रही है? तो वो लड़की कह रही थी मैं पहली बार आई हूँ दिल्ली और मुझे ये सब करना पड़ रहा है ऐसा करके। तो मेरी पहली केस स्टडी मुझे मिल गई, पहली स्टोरी मुझे मिल गई। आप समझो कि मतलब मुझे जिसकी तलाश थी वो यहाँ मिली इतनी मेहनत के बाद। अब मैं कंफर्म हो गया कश्मीर की लड़कियां ऐसे आ रही हैं। तो उससे पूछा क्या दिक्कतें हैं, तो उसने बताया कि मेरे पिता इस लायक नहीं रहे कमा सके, माँ भी कुछ काम नहीं कर पाती है तो मुझे आना पड़ रहा है। और वाकई में बड़ी मासूम सी लड़की थी, उसने रोना बहुत रो रही थी। तो मेरा जो कैमरा पर्सन साथ थे निखिल, मैंने उसको बोला कि भाई तुम इसको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस में लो, ये भी लड़की यंग है, तुम यंग हो, थोड़ा सा बात करो इससे। और ये तुम्हें अपने दिल की, बेचारी इमोशनल है, परेशान है, तो तुम्हें सच बताएगी सारी बात। तो उसने बात करनी शुरू की। उन दोनों की भी हमने एक अलग से मीटिंग फिक्स की थी ताकि वो खुल के सारी बात बताए। कैमरा गाड़ी में लगे हुए थे तो उसने जो बात की थी वो सारी रिकॉर्ड हो गई थी। तो यहाँ पर एक तो ये केस हो गया था। अब मैंने ये केस किया, फिर मौसी ऑलरेडी पिंप बनी हुई थी, वो डीलर बनी हुई है, वो लेके आ रही है लड़कियां। सगी मौसी तो थी नहीं। फिर रूम ही कंफर्म हो गई अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसमें, क्योंकि वो उस लड़की तक पहुंचा रही है। तो दो तो पिंप हो गए, एक लड़की हो गई केसेस के अंदर। ऐसे करके, और एक लड़की से मैं पहले बात कर चुकी थी जो बैकआउट कर गई थी, जिसका मैंने फर्स्ट शूट किया था। तो 4 लड़कियां तो मेरे तो डोमेन पे आ चुकी थी ना। अब यहाँ से मैं कंफर्म हो गया कि मामला हो रहा है। मैंने ऑफिस में जाके बताया मैंने स्टोरी शूट कर ली है और इतना इनफ होगा आपके लिए। तो मेरे ऑफिस में एक अलग तरह की, क्योंकि जैसे होता है चैनल्स में अलग तरह की चीजें होती हैं, तो सब आपको चेकआउट करते हैं आप कितने पानी में हैं। तो ये बोला गया कि ऑपरेशन कश्मीर कर रही हो और दिल्ली में बैठकर, इसे बोलो कश्मीर जाए जब कश्मीर करना है। तो मैंने कहा यार अब पूरी स्टोरी हो गई इतनी और अचानक से कश्मीर, या तो स्टोरी की शुरुआत में बताया होता, वैसे प्लान किया जाता, अब अचानक से कश्मीर चले जाऊं, अब कश्मीर लाइनअप करना पड़ेगा मुझे। अब मुझे कश्मीर में चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। कश्मीर में मैं मक्खी नहीं जानती थी, मक्खी नहीं जानती थी, बंदा तो छोड़ दीजिए आप। मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैंने रूमी से बात की। अच्छा, नो, आई नेवर सेड नो टू माई स्टोरी। मैंने कभी ना नहीं कहा अपने काम में कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने बोला ऑपरेशन कश्मीर कश्मीर में होगा, तो मैंने कहा कश्मीर में ही होगा। फिर उसके बाद मैंने रोमी से बात की, उसने बोला ठीक है। मैंने तो उसको ये दिखाया ना कि मुझे लड़कियां चाहिए। मैंने कहा वो दुबई से जो लोग आने वाले थे वो दिल्ली नहीं आ रहे, वो कश्मीर में ही जा रहे हैं सीधा मिलने, तो लड़कियां तुम वही अरेंज करा दो।
तो बोली अच्छा ठीक है। उसने एक लड़की से तो यहाँ मिलवा दिया था, वो चीज तो आगे बढ़ी नहीं थी, तो उसको भी थोड़ा सा लगा होगा कि क्या है यार, और लड़कियां मांग रही है वहां पे। तो बोली अच्छा ठीक है मैं अरेंज कराती हूँ। उसने ओके कर भी दिया। मेरी टिकट बुक हो गई फ्लाइट की सुबह की। सुबह मुझे निकलना है और रात को 11 बजे मेरे पास उसका मैसेज आता है और वो कहती है कि वहां गड़बड़ हो गई है, अभी मत जाओ, मैं कुछ दिन बाद का बताती हूँ। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि भाई मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूं, कोई शेखों को लड़कियां दिलाने वाली नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं तो किरदार में हूं। अब मैं ऑफिस में कैसे बताऊं कि भैया मेरी जो सोर्स है वो बैकआउट कर गई फ्लाइट बुक करा के। अब फ्लाइट तो बुक है, जाना तो है ही, ऑफिस का प्रेशर भी है, इधर से लड़की नहीं मिल रही है, उधर क्या करा जाए। फिर मुझे याद आया मेरे ही ऑफिस में उस वक्त एक लड़का था, उसके फादर डॉक्यूमेंट्रीज पर कश्मीर में काफी काम कर चुके थे, वो लड़का इंटर्न था। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय माई स्टोरीज। तो मैंने उसको रात को 11 बजे कॉल किया। मैंने कहा सुनो, तुम फटाफट से मुझे कश्मीर में कोई ऐसा सोर्स दो जिसे मैं अपनी इस तरह की स्टोरी को डेवलप कर लूं, क्योंकि वो मेरी टीम में मेरे अंडर काम कर चुका था। तो मैंने उसको स्टोरी बता दी। तो उसने बोला मैम ठीक है। फिर उसने मुझे एक बंदा कश्मीर में दिया। अभी तो मैंने कहा पहले उड़ो, पहुंचो कश्मीर, फिर वहां पहुंच करके इस बंदे से मिलो, फिर प्लान किया जाएगा क्या है। अब मेरा रोल यहाँ चेंज हो जाता है क्योंकि मेरा सोर्स बदल गया है। सही बात है। अब वो लड़की अलग थी, अब ये बंदा अलग है। तो ये बंदा मेरे होटल में आता है मिलने के लिए श्रीनगर में। जब ये आया मैंने इससे पूछी ये कहानी, मैंने इसे बताया कि मैं एक प्रिंट की जर्नलिस्ट हूँ। अब मैंने इसे ये बताया, कैमरा नहीं बताया ओके कि मैं स्पाई कैम रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं ये नहीं बता सकती। मैंने कहा मैं प्रिंट की जर्नलिस्ट हूँ और मैं कश्मीरी लड़कियों के भले के बारे में बात करना चाहती हूँ, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, और अगर ऐसा है तो आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगी। तो उसने बोला ठीक है मैं मदद करता हूँ। उसने मुझे 2 बंदे बताए। उसने कहा कि ये 2 लोग आपसे मिलेंगे और ये लड़कियां आपको बता देंगे, जो भी लड़की या लेडी बता देंगे जो लड़कियां अरेंज कराती है यहाँ। मैंने कहा ठीक। आप बिलीव करोगे, मैं मतलब इतना बड़ा डेयर उस वक्त किया मैंने उन दोनों लोगों को अपने होटल के कमरे में बुलाया। उसकी वजह ये थी कि मैं आपके यहाँ आके रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं आपकी मेहमान हूँ, तो आप मेरे कुछ तो सत्कार का रखेंगे लिहाज। ऐसे मैंने ये उनको दिखाया कि भाई तुम मेरे घर आ रहे हो, मेरे होटल रूम पे आ रहे हो। मैंने अपने रूम पर बुलाया उन्हें मिलने के लिए कि आप यहाँ पे आइए मिलने के लिए चाय पे। मैंने उनको रूम पर बुलाया, नीचे भी नहीं बुलाया लॉबी में, रूम पर बुलाया, ताकि एक तो उनको कॉन्फिडेंशियलिटी लगे कि भाई देखो बड़े उसमें बात कर रही है, दूसरा हम इसकी जगह आके बात कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बंदी तो नहीं है कम से कम जो हमारे साथ कोई फरेब करे, जबकि मैं रिकॉर्ड ही कर रही थी। तो अब कैमरा रखा हुआ है पर्स में, सारा सेट है, सब कुछ, मुझे आज भी वो फ्रेम याद है। कैमरा ऐसे रिकॉर्ड में रखा हुआ है, वो 2 बंदे अंदर आते हैं, आके बैठते हैं, बात करने लगते हैं। उनको चाय मैंने मंगाई। बात करते करते उन्होंने बोला अभी 2 महीने पहले अगर आप बात करती तो हम नहीं कर पाते ये काम, क्योंकि हम उतने खुल के आज घूम रहे हैं, तब नहीं कर सकते थे। मैंने कहा मतलब? तो बोले जी अभी सरेंडर किया है हमने, जस्ट 2 महीने पहले सरेंडर किया है हमने। मैंने कहा सरेंडर किया है मतलब ऑब्वियसली वो लोग टेररिस्ट ग्रुप में थे। वो लोग टेररिस्ट थे क्योंकि वो उस ग्रुप में थे, तो वो सरेंडर करके अब इस तरफ आए हैं। लेकिन कितने ट्रस्ट वर्दी होते हैं वो, एकदम से आते के साथ ही इसके पीछे भी कई लेयर्स होती हैं। कोई जेन्युइनली आएगा, कोई आपका ही सोर्स बनने के लिए आ जाता है, दुनिया भर की चीजें। और जो टेररिस्ट ग्रुप से आ रहा है, आप ये समझिए कि वो लोग तो एक बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन है। एग्जैक्टली वो उस मोमेंट पे कुछ भी आपके साथ हो सकता है। अब मेरा हाथ में भी कप था, वो हल्का सा ऐसे हुआ शेक इसलिए नहीं हुआ कि मैं उनसे डरी, वो शेक इसलिए हुआ कप क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर जो कैमरा रखा हुआ है उसके मतलब पर्स है, उसमें कैमरा है और मैं उन्हें रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब मैं उन्हें बड़ा धोखा दे रही हूँ। खतरा आपके लिए ज्यादा, खतरा मेरे लिए ज्यादा था। तो लेकिन मैंने फटाफट उनसे बात की और मैंने उन्हें समझाया मैं कश्मीरी लड़कियों के लिए मदद करना चाहती हूँ और ये वो। तो उन्होंने बोला एक है मोहतरमा, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मैंने कहा ठीक है, कब? तो उन्होंने अगले दिन मेरी मीटिंग फिक्स कर दी। मैंने कहा आप यहीं भेजिए मेरे पास, इसी रूम पर मिलने के लिए। तो उन्होंने वहीं पर फिर मेरे उसी कैमरे के अंदर एक शॉट, बुरके में एक महिला आती है, पूरा ढका हुआ है चेहरा। उस महिला की बात इतनी वो थी, वो उन बंदों से ज्यादा एहतियात बरत रही थी। उसके यहाँ पर नेट लगा हुआ था, बुरके में जो होता है ना आंखें, जिसमें आंखें भी क्लियर नहीं दिखती है, नेट लगा हुआ, जाली बनी हुई थी और पूरा कवर्ड। उसने वो भी हटाया नहीं, जबकि मैं अकेली महिला कमरे में बैठी हूँ।
मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, थोड़ा तो चेहरा दिखा दीजिए, बात करते हैं वो, और हूँ हाँ किए जाए, खुल के बोले ना कुछ। मैंने कहा यार ये तो बहुत गहरी है, ये महिला खुल के नहीं बोलेगी, क्या किया जाए। तो फिर उस महिला ने मुझे बाद में ये कहा कि मैं आपको बताती हूँ कहाँ मिलना है। अगले दिन उसने मुझे श्रीनगर के डल लेक पे बुलाया, शिकारा में बैठ के उसने मुझे सारी बात खुल के बताई, कैसे वो लड़कियां अरेंज कर रही है, कैसे ब्यूरोक्रेट्स के पास भेज रही है, सब कुछ। उसको नहीं मालूम था कि कमरे में तो उसे डर था दीवारों का या किसका, कैमरे का। मेरे पास तो पर्स कैमरा था, वो तो शिकारा पे भी चला गया, तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया, ऑन एयर गई स्टोरी है। मतलब ये, और इस बीच में इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि मेरे बॉस मुझे कॉल करके कह रहे तुम 3 दिन के लिए गई थी, लेकिन तुम वहां पे खतरा है तुम्हारे लिए, तुम तुरंत वापस आओ। अचानक से उनका अगले दिन फोन आ गया था, तो मैंने उनको एक जवाब दिया था, मैं 3 दिन के लिए आई थी, 3 दिन से पहले तो मैं किसी हाल में वापस नहीं आऊंगी, चाहे कुछ कर लो। तो हम काम के लिए तो जिद्दी थे। तो ये जो महिला, ये जो लड़कियां थी कश्मीर में, क्या होता है जहां पे दरिद्रता होती है, जहां पर बेरोजगारी होती है, वहां सबसे पहला रैकेट प्रोस्टिट्यूशन का होता है जो डेवलप होता है, सबसे पहला। आज से नहीं, शुरू जमाने से। बिल्कुल। तो ये आपकी इतनी बड़ी स्टोरी एक प्रोस्टिट्यूशन पे, जो मतलब ऑपरेशन कश्मीर के नाम से ऑपरेशन कश्मीर, जिसमें टेररिस्ट भी इन्वॉल्व थे, ब्यूरोक्रेट्स भी, और वहां के लोकल लोग भी। वाह। तो मैम ये और दिल्ली तक पूरा रैकेट था, जो लड़कियां आती थी दिल्ली में वो भी थी। वो जाति किन के पास थी, ये भी कुछ आइडिया? अब ब्यूरोक्रेट्स ये तो डेफिनेटली, मतलब मैं उसमें नहीं गई, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार मैंने जीके में एक माइनर गर्ल्स के लिए मैंने एक रैकेट बस्ट किया था, जहां पर स्कूल की बच्चियों को रखा किया जा रहा था, सुंदर सुंदर लड़कियां बना के उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा था। बहुत लेविश अपार्टमेंट था, उसके अंदर एक पूरी दीवार एक्वेरियम बनी हुई थी, अंदर स्पा, सोना वगैरह सब बना हुआ था, और सामने वाला दरवाजा, जितनी दूर आप और मैं बैठे हैं, इससे बस और 2 कदम ऐड कर लीजिए, दूसरे घर का दरवाजा, उनको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। तो जब मैंने इस स्टोरी को रिकॉर्ड किया था, तो मेरे कैमरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे माइनर लड़कियां ला के खड़ी कर दी थी उन्होंने, कि बताइए कौन सी चाहिए आपको। माइनर लड़कियां। पुलिस पे मुझे यकीन कभी नहीं रहा। पुलिस हमेशा क्या करती है ना, कि वो पहले जाकर के भगा देती थी सारे रैकेटियर्स को, क्योंकि उनको थैंक गॉड, हाँ थैंक गॉड, इसमें एक महिला डीसीपी मतलब आईपीएस रिसेंटली अपॉइंट हुई थी, थाने पे ट्रेनिंग चल रही थी उनकी आईपीएस की, अब तो सीनियर ऑफिसर हो गई हैं वो, तो वो वहां अपॉइंटेड थी। मैं उनको जानती भी नहीं थी, मैं तो पीछे चुप होकर के बैठी थी। मैं साथ में लेके गई थी शक्ति वाहिनी से ऋषिकांत को, जो कि महिलाओं के लिए एनजीओ था। तो वो एनजीओ ने जाके बोला कि भाई हमको एक जगह पे रेड करनी है, उन्होंने ये भी नहीं बताया ये लड़की बैठी है स्टार न्यूज में है, और ये ऐसे ऐसे रेड, ये स्टोरी मैंने स्टार न्यूज में की थी। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई मैंने उनको बोला मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं आपको भी नहीं बताऊंगी मुझे कहाँ रेड करने जाना है, ये पुलिस आती सबको भगा देती है। तो मैंने कहा आप प्लीज इनको बस ये बोलिए कहीं जाना है, आप बस अपनी टीम भेज दीजिए पुलिस की। तो वो महिला पुलिस जो भी आईपीएस ऑफिसर थी, उसने तुरंत अपनी टीम हमारे साथ भेजी। जब हमने वहां जब रेड की, तो उसके अंदर से एक क्लाइंट निकल के आया, अच्छा खासा पढ़ा लिखा समझदार आदमी अंदर से निकल के आया, माइनर लड़कियों के वहां पर, सोचो। और पुलिस वाला आके मुझे क्या कहता है, वहां का एसएचओ, मैडम आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया, ये किसने बताई खबर आपको, अलग से जैसे उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा उसी ने बताई जिसने आपको बताई थी, आप यहाँ अय्याशी कर रहे थे और हमने रेड करके लड़की बचा दी। पुलिस वाले खुद मतलब, हाँ हाँ, क्या बात करते हो, पुलिस तो सब जानती है, बाल की खाल जानती है, पुलिस तो हर चीज जानती है। मैं तो ये कभी मान ही नहीं सकती कभी पुलिस से कहे कि ये चीज हमारी रीच के बाहर है, हो ही नहीं सकती। पुलिस का नेटवर्क देखा कितना बड़ा है, एक एक कोचे से लेकर के एक एक चीज तक पुलिस का नेटवर्क होता है, कैसे उनके पहुंच से बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो ये माइनर गर्ल्स जो आपने बताया, इसके बाद पहली बार राष्ट्रीय महिला आयोग ने एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी बनाई थी मेरी स्टोरी के बाद, पहली बार। एज बता सकते हैं आप? सबसे माइनर बच्चियां थी, तो आप ये मानकर चलिए उस वक्त जो मुझे विजुअल मैंने देखे थे उनके, क्योंकि इन लड़कियों की पहचान बिल्कुल वो रखी गई और इनको सबको भेज दिया प्रोटेक्शन होम में। तो ये लड़कियां रही होंगी जैसे 11 से आप मान लीजिए 16 साल के बीच की लड़कियां, 13 14 15 ऐसे। ये सब अमीर लोगों ने अपने, अच्छा ये गरीब लड़कियां भी नहीं थी बहुत ज्यादा, सीरियसली? यस, अच्छी खासी लड़कियां थी। अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि उनमें से एक लड़की तो पहले फ्लोर से नीचे कूद गई थी जब हमने रेड की,
वो भागना चाहती थी, वो आना नहीं चाहती थी सामने। उसकी वजह ये थी कि कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनको ये ना हर एक को कैद में नहीं रखते हैं। कुछ लड़कियों को कैद में रखते हैं लेकिन हर एक को कैद में नहीं रखते हैं। कुछ लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता है अच्छे पैसे कमाने के नाम पर। पॉकेट मनी। माइनर बच्ची है, आज की तारीख में शुगर डैडी क्या है, कहाँ से पैदा हुआ, मैंने सुना मेरी किसी जानने वाले के नाम से शुगर डैडी। मैंने कहा ये क्या होता है, फिर पता लगा अपनी आधी से आधी उम्र की लड़कियों को पैसे फंडिंग करते रहो और उनको सेक्सुअल प्लेजर लेते रहो, इज शुगर डैडी। एग्जैक्टली। आई मीन कैसी कैसी चीजें नई नई इजाद कर दी है इंसान ने। एप्स्टीन फाइल, मैं कहती हूँ एप्स्टीन फाइल जो निकल के आई वो इन सब चीजों के सामने कितनी है, ये सेम ही तो है सब कुछ। आप एप्स्टीन फाइल से शॉक्ड क्यों हो रहे हो? आपके यहाँ ना जाने कितनी एप्स्टीन फाइल चल रही है ऑलरेडी। मैंने तो इतने साल पहले अब स्टोरीज ये करना बंद कर दिया है, लेकिन क्या यहाँ पे रैकेटिंग नहीं चल रही है? पुलिस करती है ऐसे रैकेट बस्ट। हम जब करते थे उन्हें भगा देती थी लोगों को, पहले ही उनके पिंप को फोन कर देती थी। तो ये जो फिल्मों में हम देखते हैं कि ये जो एक एरिया होता है जहाँ पे कोई भी लड़की जबरदस्ती लाई जाती है, छोटी उम्र लाई जाती है, तो पुलिस वालों को पता होता है और अगर वो लड़की किसी तरह उनके चुंगल से बच के भाग के पुलिस पे चली जाए, पुलिस उसको वापस छोड़ देती है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ जगह अच्छे पुलिस वाले, बहुत मिनिमम आप काउंट करके चलिए, बट होते हैं, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि उनको सब पता होता है, का मतलब ये कि नहीं भी पता तो पता करने में सक्षम है। ऐसे एक लड़की की खबर हमें पता लगी थी दिल्ली के जीबी रोड को लेकर कि वहां वो लड़की है। तो हम जीबी रोड गए रेड करने के लिए। तो एनजीओ था और पुलिस भी हमारे साथ गई थी और हमने वहां पर जो पर खाने होते हैं ना, खोखे बने होते हैं, उसमें लड़कियों को ठूस के रखते हैं लोग। वो सच है, वो आज भी बने हुए हैं। सवाल मेरा ये है कि ठीक है, अगर मान लीजिए पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करे, वो खोखे आज भी क्यों बने हुए हैं? क्यों लड़कियों को छुपाने के लिए अंदर डब्बे बनाए गए? आज तक डब्बे बने हुए, आज तक। मैंने जब जीबी रोड में गई थी और मैंने जब वहां लेडीज को देखा था, तो बहुत सारी लेडीज थी वहां जो खुली हुई थी, सब घूम रही थी वहां पर, मतलब अपनी मर्जी से थी वहां पर, पैसा कमाने के लिए मजबूर थी वहां पर। लेकिन ये जो लड़कियां थी जिनको जबरदस्ती ला करके डाला जाता है रैकेट में, ये तो बेचीज खरीदी जाती है बकायदा। ये कहाँ खत्म हुआ है? मैंने तो ऐसी कितनी स्टोरीज की है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कितनी लड़कियां बचाई हैं। दूसरा, ये जो आपने वाइफ स्वैपिंग का बताया, ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से रिलेटेड? कहीं ना कहीं नहीं, पूरा इन्हीं से रिलेटेड है, सच है। ओके। ये पूरा सच है, वाइफ स्वैपिंग। अभी तो बात ये है कि अभी तक ये जो देखो क्या मैं आपको बताती हूँ, 30s में, 40s में, 50s में, ये 3 लेयर तो ऐसी हैं जिसमें वाइफ स्वैपिंग की आपको एज के हिसाब से बहुत मिलेंगे केसेस। शादी हो गई है, बोर हो गए हैं, प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि गंदे हो जाएंगे, डर्टी कहलाएंगे, पैसा देके कि ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो बीवी को इन्वॉल्व कर दो यार, गजब हाल हो गया है। बीवी को आप ले जाओगे, अपनी बीवी को आपने, मैं अपनी किताब में यही लिखा है, बिना कीमत लगाए अपनी पत्नी को जिस्म की मंडी में ले जाकर इन्होंने ऐसे बेच दिया है जिसके बदले में अपने लिए दूसरी औरत का इंतजाम कर लिया है। इससे अच्छा डिवोर्स देके दूसरी शादी कर ले। कितनी शादी करेंगे ये? इनको तो कई औरत चाहिए ना, शादी करते क्यों है ये? और ये इन लोगों के लिए तो बना है ना जीबी रोड, जाओ पैसे दो, किसी का पेट भर दो, और क्या है, अपना पेट भर लो। तो जाते क्यों नहीं? ये वाइफ स्वैपिंग का करने का क्या मतलब, ऐसी मानसिकता क्यों? मानसिकता इसलिए है क्योंकि ये अच्छे खानदान के लोग हैं। ये बात मैं पहले बताया, ये अच्छे खानदान के लोग हैं। ये डर्टी फील नहीं करना चाहते हैं कि भाई मेरी बीवी जो है वो मतलब अच्छे घर के लोगों के साथ में स्वैप कर रही है, मतलब एक लेवल है आपस में। ये मॉडर्न बनने का कहीं कुछ अलग मतलब तो नहीं? मॉडर्न बनने का ही अलग मतलब निकाल रहे हैं लोग, जिसमें इनको प्लेजर भी मिल रहा है, मॉडर्न एक आउटलुक भी ये फील करना चाहते हैं उसके अंदर, और इनको ये लगता है कि ये जो सामने वाला है ना, ये भी एक अच्छा कोई ऑफिसर है या कोई बिजनेसमैन है, इसकी पत्नी है, और फिर मेरी पत्नी उससे अगर स्वैप हो रही है, मतलब उसको दूसरा आदमी नहीं दिख रहा है कि वो दूसरे आदमी का जिस्म है, वो नहीं दिख रहा है उसको वो दिख रही है कि ये भी एक पढ़ा लिखा अच्छे खानदान का आदमी है, ये भी नॉनवेज नहीं खाता जैसे हम नहीं खाते। सीरियसली ये प्रेफरेंस होती है? या राइट, उन्होंने बोला है। तुम जो काम कर रहे हो उसमें भी, मतलब उसमें भी ये हिपोक्रेसी है। हाँ, इस लेवल पर
उसकी जो पत्नी है वो बेचारी सीधी सादी है, सोनीपत की जो उसकी पत्नी है, हाँ आपने कहानी बताई हाँ, थी। हाँ। वो बिल्कुल सीधी सादी औरत है। वो अंदर मतलब एक भली औरत है जिसे कहते हैं। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पति जो मुझसे करा रहा है, मुझे इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, मुझे इसका मुंह तोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके आप देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप खुद रोहतक से हो, आप मुझे बताइए आज की तारीख में कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने पति के बगैर रह सकती हैं, जिसका बच्चा भी है, उनका पति उन्हें छोड़ के चला जाए तो किसका कसूर होगा, आप मुझे बताइए। बहुत एक मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी एक फीमेल के लिए, देखा जाए तो, खासकर जो डिपेंडेंट हैं यस, उनके लिए। जो कमाती नहीं है, हाँ। वो कहाँ जाएंगी? उसके लिए तो आदमी ही छत है, वही उसको महीने का पैसा दे रहा है, उसके पेट में खाना डाल रहा है। अब वो आदमी को ये एहसास हो जाए कि मैं इसके पेट में खाना डाल रही हूँ, इसके बच्चे जो पैदा हुए हैं, मेरे जो बच्चे हैं, उनके भी पेट में मैं ही खाना डाल रहा हूँ कमा के, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी मानसिकता है इस आदमी की। और फिर औरत को कन्विंस कर रहा है वो, नहीं नहीं, जैसे तुम और हम अच्छे खानदान के, ये भी अच्छे खानदान के हैं, तो औरत क्या रह गई उसके लिए? कमोडिटी तो हो गई ना, औरत क्या रह गई? मैंने हरियाणा में कई स्टोरीज शूट की हैं। मैंने हरियाणा में एक स्टोरी शूट करी थी जिसमें बाहर से बहुए लेके आते हैं ये, मैंने इसका पूरा शूट किया था स्टार न्यूज के लिए। एक औरत ऐसी थी जो कि नॉर्थ ईस्ट से लेके आए थे जिसको हम पैसे में, ठीक है, और वो गोरी चिट्टी हट्टी कट्टी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मतलब चेहरे पे नूर उसके। क्यों? क्योंकि उसने बेटा पैदा कर दिया था आके। ओके। एक और औरत उसी के घर में पड़ोस में थी, एक और औरत मैंने शूट की थी। वो देखने में दुबली पतली काली हड्डियां निकल रही हैं, चेहरे से बदसूरत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और उसके घर में जिस आदमी की वो पत्नी बनकर आई है, उसके भाई और उसका बाप सब उसके साथ फिजिकल हो रहे हैं। फिजिकल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है, वो जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, वो क्या है? वो तो मांस का लोथड़ा रह गई ना उनके लिए। क्या रह गई? क्या बातें करते हैं हम आज के जमाने में। तो ये जो आपने वाइस स्वैपिंग का बताया कि ये हरियाणा में भी बहुत जगह हो रहा है, तो इसका अगर हम देखें कि एपी सेंटर, जैसे ज्वालामुखी फटता है या भूकंप आता है तो एक एपी सेंटर माना जाता है, तो इसका एपी सेंटर आप बताएंगे हरियाणा में कहाँ पे? नोएडा। ओके, ये एपी सेंटर है। और आपने अभी जो सोनीपत वाली कहानी का जिक्र एक दो जगह किया, तो मैंने देखा कि वो स्कूटर चलाता है बंदा। हाँ, स्कूटर चला। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वाइस स्वैपिंग ये हाई सोसाइटी के कल्चर है, लेकिन क्या ये मिडिल क्लास में भी? सोनीपत वाला स्कूटर चलाता है। हाँ। मेरठ वाला भी जो आया कैंट एरिया में कैंटीन में मिलने, ये हमसे मिलने भी जब आते थे तो ऐसा नहीं कि वो बहुत खाना वाना खिला के या बहुत पैसा खर्च करके अपने आप को लैविश शो करने की कोशिश करें, ना ये अपनी बीवी को दिखाते थे। मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है, मेरी बीवी की डिमांड ये, इसकी अर्जेस ये हैं, इसकी चाहत ये है, ताकि सामने वाला ये सोचे कि इसकी बीवी, बेसिकली वो अपनी बीवी को ही बेच रहा है ना, लिटरली अपनी बीवी को बेच रहा है। जबकि वो उनके बारे में बात, क्योंकि भाई मैं उनके घर गई हूँ कईयों के, तो ऐसा नहीं कि वो झूठी बीवी दिखा रहे थे, उन्हीं की बीवी थी, वो उनके बच्चों से मिली हुई है। और इनके तो जैसे आपने कहा उम्र जैसे 40, 50, 60, तो बच्चे भी मतलब लगभग बहुत बड़े 15 साल के आसपास के बच्चे, 10-15 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद भी हाँ, तो जिनके बच्चे बड़े हो गए वो कह रहे थे कि हमारे घर नहीं बुला सकते क्योंकि आप लोगों की एज कम है। क्योंकि मैं तो ऑर्गेनाइजर थी, मैंने तो क्लब की ऑर्गेनाइजर थी ना, मैं तो 3,000 रुपए मुझे दीजिए, मैं आपको एक कपल से मिलवाऊंगी। ऐसे मैं और मेरे साथ एक मेरा पार्टनर था, हम दोनों ऐसे बने हुए थे कपल। हम कपल नहीं थे, लेकिन हम एक जोड़ा बने हुए थे ऑर्गेनाइजर का, जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको मिलवाएगा दूसरे कपल से, आप मुझे 3,000 रुपए दीजिए। तो मैम ये काम कैसे करता है एक तरीके से वाइस स्वैपिंग वाला? ये आइडिया मेरा था। ये काम नहीं करता ऐसे, ये काम ऐसे करता है कि पहले जिस जमाने में मैंने ये शूट किया 20 साल पहले, उस वक्त ये लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे कुछ लोग चले थे, ये लोग तो जाते भी नहीं थे। सिर्फ हल्द्वानी वाला कपल था जो कंप्यूटर पे जाता था, बाकी ये लोग कोई कंप्यूटर फोन वोन से नहीं जाते थे। ये लोग क्या करते थे कि बीएम एड्स एक मैगजीन आती है, कौन सी? बीएम एड्स करके एक मैगजीन थी, मैंने भी वही नाम सुना, मैंने कभी गूगल भी नहीं किया जाता। ठीक है। तो वो मैगजीन दरियागंज में मिल जाती है, तो उसमें एक छोटा सा कॉलम होता था पति पत्नी के जोड़ों के लिए, नए जोड़े से मुलाकात, सीधा 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 छोटा सा कॉलम। ऐसे छोटे छोटे कॉलम तो कई बार लोग दे देते हैं, अखबारों में भी बहुत मिलते हैं, लोग दे देते हैं, कहाँ नहीं आता है। हम कोई तो ट्रिगर दे रहा है ना भाई। एक टाइम पे रजत शर्मा जी का चैनल जब लॉन्च हुआ था, इंडिया टीवी,
पूरी पूरी रात उसमें यही सारी सेक्सोलॉजिस्ट को बिठा करके चर्चाएं हुआ करती थी। पूरी पूरी रात, दिन में न्यूज चलती थी, रात को ये बुलेटिन चलता था इसी चीज का। उसमें समस्याओं का हल बताने के नाम पे वो चर्चा करते थे। पर्दा आधा उठाया आधा गिराया, पर दिखाया ना। एग्जैक्टली। तो उनको मालूम है कि कौन लोग किस तरफ कितने अट्रैक्ट। हमारे देश में आज की तारीख में भी आप देख लीजिए, अगर आप किसी सर्वे को उठाएंगे, आज की तारीख में भी ये चीजें कम नहीं हुई है, कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, क्या कह रही हैं औरतें, अब वोकल हो रही हैं, वीडियोस डाल रही हैं, फला मंत्री या फला व्यक्ति नेता मुझसे कॉम्प्रोमाइज के लिए कह रहा है, ऐसी बातें डालती है ना। तो वो क्यों ऐसा बोल रही हैं? क्योंकि वो चीजें अब वोकलों के सामने ला रही हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एक अच्छे मानुष देखने चलें कि भाई कौन अच्छा है चरित्र में, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। तो आपका ये चरित्र की व्याख्या क्या है? हाँ, इसे हम कैसे बताएंगे? आपका ये जो जितने स्टिंग ऑपरेशन हुए, तो अगर आप आज का जो मॉडर्न फिलहाल जो एज में चीजें चल रही हैं गुड़गांव नोएडा इनमें, तो अभी भी आपके पास रिसेंट न्यूज तो होगी कि अब फिलहाल क्या चल रही हैं। हाँ, फेसबुक भरा पड़ा है, इस पे व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं। आप गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा वाइफ स्वैपिंग की पार्टी में 90 से ऊपर लोग अरेस्ट हुए। एक किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे एक पॉडकास्ट था मेरा, उसमें उन्होंने मुझे बताया, मेरी स्टोरी पढ़ने के बाद में, मेरी बुक पढ़ने के बाद में उन्होंने कुछ रिसर्च की। उस रिसर्च में उनको एक किस्सा मिलता है बाराबंकी का। बाराबंकी में पति पत्नी ने आपस में ऐसे ही स्वैप किया वाइफ को। अब क्या हुआ, एक बंदे की जो बीवी थी वो दूसरे के पास गई, उसको दूसरे से मोहब्बत हो गई। अब वो कह रही मैं वापस ही नहीं आऊंगी, अब वापस नहीं आएगी। तो उस पति ने पंचायत बिठाई, पुलिस बुलाई कि मेरी बीवी मुझे वापस दो। और किस मुंह से बोला हो? किस मुंह से वापस बुला रहा है, ऐसा आप बोल रहे हैं? लेकिन वो तो रोज अपनी पत्नी को वाइफ स्वैपिंग करा रहा था ना, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप उसकी सोच देखिए। आपकी सोच होगी कि भाई मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है उसको कोई आंख उठा के ना देखे। एग्जैक्टली, राइट। जर जोरू जमीन, इन्हीं की तो लड़ाई होती है, इनकी लड़ाई है। हाँ। पर उसी में एक अलग तरह का नपुंसक समाज है ये, जो कि अपनी मर्दानगी की चाहत पूरी करने के लिए औरत को ऐसे बाजार में ले जाता है। और कौन औरत? अपनी औरत, अपनी छत की औरत, अपनी आगे वंश बढ़ाने वाली औरत। तो आपने ये भी देखा होगा मैम कि जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में हमने मूवीज और वेब सीरीज के थ्रू ही देखा है कि अपने बॉस के साथ कई एम्प्लॉइज ना मनाते हैं अपनी वाइफ को सोने के लिए, ताकि प्रमोशन मिल जाए, कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो इसमें और वाइफ स्वैपिंग में डिफरेंस क्या रह जाता है? देखो क्या होता है कि वो एक अलग चीज है। उसमें भी लोग अपनी पत्नी को बोलते हैं, लेकिन वो पैसे के भूखे हैं। इनको पैसे की भूख नहीं है, तो वो प्रोस्टिट्यूशन इनको जिस्म की भूख है। गॉट इट। वो प्रोस्टिट्यूशन ही हुआ एक तरह का कि आपने आपने अपनी औरत दे दी, उसके बदले में आपने अपने ऑब्लिगेशंस ले लिए। उसको भी अपनी पत्नी से प्यार नहीं है, एक बात तो कॉमन है, ठीक है। इनको भी अपनी पत्नी से प्यार नहीं है। एक पैसे के लिए, प्रमोशन के लिए, फायदे के लिए सौदा कर रहा है, एक सौदा कर रहा है सिर्फ उसको रोज नए जिस्म चाहिए। यस। औरत क्या है ना, आज की तारीख में औरत भले कई चीजों में केसेस निकल के आ रही हो, बोल रही हो, लेकिन अभी भी अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप देखें, कितने केसेस आते हैं औरत की विद्रोह के, या औरत की बेवफाई के, या औरत ने आदमी का कत्ल किया इसके। अगर आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन में देखें तो कितने केसेस आते हैं। जितने केसेस आते हैं उससे हजारों गुना केसेस अभी भी दबे हुए हैं आवाज में, जो कभी आ ही नहीं सकते सामने। वाइफ स्वैपिंग में आज तक आपने कोई केस देखा है औरत ने कहा मेरे पति ऐसा कर रहा है, ऐसे से बदल रहा है ले जाके? हमने तो सिर्फ सावधान इंडिया पे देखा है और कहीं नहीं देखा। वो तो रियल केसेस हैं। तो इसमें आज के दिन आपको ये लगता है कि फीमेल जितनी वोकल हो चुकी है, क्या उस वजह से भी ये वाइफ स्वैपिंग बढ़ रही है, क्योंकि अब फीमेल खुद कह रही है कि मुझे तो करना? हाँ, मतलब जैसे क्या होता है कि अब फीमेल लीड कर रही हैं इसमें। और किसी ने मुझे बताया था हस्बैंड स्वैपिंग का कोई ग्रुप भी बना हुआ है। हस्बैंड स्वैपिंग का? हस्बैंड स्वैपिंग का। तो औरतें अब आगे लीड कर रही हैं इसके अंदर। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि क्या होता है कि ये मिसगाइडेड औरत हुई, वो मिसगाइडेड मर्द हुआ।
जो दोनों ही अपने पार्टनर को दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। आइडियली तो यही होता है कि आप अपने पार्टनर को किसी के साथ नहीं देख सकते। दुनिया भर के क्राइम सीन ऐसे हो चुके हैं कि जो पति ने पत्नी को देख लिया ऐसे तो मार दिया या उसने ऐसे कर लिया। हाँ। एक तरफ ये केसेस हैं, बिल्कुल। दूसरी तरफ ये हैं। तो आपको ये एक तरफ धूप है, एक तरफ बारिश है, अलग ही डिफरेंस है। तो कि ऐसी अगर सोच किसी भी हस्बैंड के दिमाग में भी आए तो आपको नहीं लगता कि इनकी काउंसलिंग हो जाए तो ये ठीक हो सकता है? हाँ, तो हमारी किताब में प्रकाश कोठारी जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, उनका इंटरव्यू है उसमें। ठीक है। उन्होंने बताया कि भाई जो हस्बैंड वाइफ है उनको आपस में किस तरह से रिश्ता अच्छा बना के रखना चाहिए बजाय ये सब करने के। क्योंकि मैं तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, मैंने सच देखा, मैंने शूट किया, मैंने उस पर किताब लिख दी। क्योंकि जितना शॉक्ड आप हैं और मेरा इंटरव्यू करे उतनी शॉक्ड मैं थी, तो मैंने उस पर किताब लिख दी ये सोच के कि ये क्या है, ये समाज में कैसे हो सकता है, ऐसे मैंने किताब लिख दी। तो उसमें उन्होंने ये बात बताई है। केजी बालाकृष्णन जो कि देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने मेरी किताब में फॉरवर्ड लिखा है। हाँ जी। और उन्होंने किताब को रिलीज किया तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि विनीता, ये जो हम कोर्ट रूम में हमारे पास केसेस क्राइम के आते थे तो हम ये देखते हैं कि क्राइम के केसेस के पीछे की असल वजह क्या है। तो इस तरह की चीजें इसकी वजह निकलती थी। ऐसे केसेस जो होते हैं वाइफ स्वैपिंग के, ये कई बार क्राइम में कन्वर्ट होकर के एंड इनका इतना भयानक हो जाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं तो ईर्ष्या आएगी, कहीं तो आत्मा जगेगी। जब जगेगी तो वो बदला मांगेगी, बिल्कुल। या खुद को खत्म करेगी या दूसरे को करेगी। तो आपके पास जितने भी केस आए स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भी, तो उसमें जो परसेंटेज अगर हम निकालें, कितनी ऐसी फीमेल्स थी जो जबरदस्ती ये काम कर रही थी, कितनी थी जो अपनी मर्जी से कर रही थी? जबरदस्ती काम करने वाली जिनको नहीं करना था और जो बहुत तकलीफ में थी, उसमें एक तो जैसे सोनीपत वाली की बेचारी की जबान नहीं थी लेकिन वो करना नहीं चाहती थी, वो दबी हुई थी। उसका पति सरकारी स्कूल में मास्टर था। सरकारी स्कूल का मास्टर? वो भी किसी नर्सरी में टीचर थी पहले, अच्छा। लेकिन फिर उसको हटा दिया था टीचर से। वो घर में बच्चा पैदा कर रही थी, सुंदर समझदार औरत थी, लेकिन आवाज नहीं थी मुंह में। उसको ये बताया गया तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम स्टाइलिश नहीं हो, स्टाइलिश बनना है तो तुम वाइफ स्वैपिंग करो, तुम बिल्कुल उस लेवल पे आ जाओ, ठीक है ना। तो एक वो थी, और एक जुहू, मुंबई में जुहू में मैंने एक केस किया था। वो महिला भी ऐसी थी। उनका क्या था? वो भी जैसे साड़ी मतलब मैंने ऐसे, इसमें शॉक्ड में यही थी कि जो महिलाएं मिलने आती थी वो देखने में जैसे रसोई में से निकल आती ना, ऐसे साड़ी पल्लू साइड में लगा के और छोटी मोटी बाल ढीले, ऐसे बुरे हाल, जिनको अपना सुध ही नहीं है। वो इसमें कुछ तो ऐसी थी जो इसमें बड़ी इंटरेस्ट लेके शामिल हो रही थी, और कुछ वो ऐसी थी जो इस तरह से आ रही है बेचारी, लेकिन वो नहीं चाहती। तो उस औरत ने ये कहा था कि जो नहीं चाहती थी, उसने कहा कि मेरे 2 बेटियां हैं और मेरा पति हर बार इस तरह से मुझे जबरदस्ती साथ ले जाता है, तो अभी तक तो जो चल रहा है, जिस दिन ये मेरे घर आ गया मैं इसका मर्डर कर दूंगी अगर ये किसी को ले आया तो उस दिन क्यों नहीं ये विचार दिमाग में? वो कह रही अभी तक ये मुझे ले जा रहा है ना, अभी तक मैं दाव पे लगी हुई हूँ, मेरी बेटियों के सामने चीज आई तो मैं इसे मार डालूं। वो रो रही थी, वो कहती मैं लोग के पाँव पकड़ लेती हूँ रोके कि मुझे हाथ मत लगाना, भैया मुझे हाथ मत लगाना, ऐसे बोलती है। और वो मान जाते हैं? मान जाते हैं। कौन कौन ऐसे औरत को, ये तो रेप हुआ ना फिर। तो फिर वो मना नहीं करते कि भाई तेरे वाली तो मना कर रही है? वो बेचारी हमसे भी ऐसी रिक्वेस्ट कर रही है उसको, वो हमें तो उसे थोड़ी ना पता हम पत्रकार हैं, वो तो हमें ग्रुप का हिस्सा समझ रही है। तो हमें कह रही है कि मैं अलग से पति को भेज दिया, और हमारे सामने रोने लगी और तकलीफ में अपनी सारी बात बताने लगी और बोली प्लीज उनको मत बताना, मेरे घर में बड़ा कलेश हो जाएगा। जो घर का कलेश है ना, ये बहुत गंदी चीज है। कलेश से बचने के लिए आप अपना, कलेश से बचने के लिए ना जाने क्या क्या हो रहा है। तो इनमें से कोई ऐसा भी हुआ जिसको आपने ये रियलाइज करवाया हो कि ये तो इतना ज्यादा गलत है, और उसने या तो ये चीज बंद की हो या उस जाल से निकल आई हो, उस चंगुल से? नहीं, मैंने किसी को रियलाइज नहीं करवाया, क्योंकि मैंने सबका शूट किया था। और शूट करने के बाद जैसे भाई रियलाइज क्या होता है, कॉन्वर्सेशन में होता है, जब मैं उनसे बात कर रही हूँ। ठीक है। तो सोनीपत वाली से जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं उसे समझा रही, तो उसने अपनी दुख अपनी बातें बताई। अब मैं उसे बोलूं कि तू ये मत कर, तो बेचारी कर भी क्या सकती है, उसका पति करवा रहा है। और जिसको ये चाहत है करने की, उसको मैं बोलूं तू मत कर, तो वो क्यों नहीं करेगी, वो तो करना चाहती है। तो आपके सामने कोई ऐसा केस आया जिसमें फीमेल खुद कह रही है कि मैं करवा रही हूँ ये वो? हाँ, कुछ बता सकते हैं? रोहतक वाला था, अलवर वाला था, हल्द्वानी वाला था, मेरठ वाला था। और ये किस क्लास से मतलब ताल्लुक रखते हैं? लोअर मिडिल क्लास।
लोअर मिडिल क्लास, या तो आपके ज्यादातर केसेस मतलब, ऐसे थे। तो क्या हम ये मान के बैठ सकते हैं कि जो हायर क्लास सोसाइटी में ये चीजें तो आम हैं, नॉर्मल हैं, या कॉर्पोरेट कल्चर में ये चीजें हैं, लेकिन अब ये चीजें लोअर मिडिल क्लास तक भी बहुत इजीली ये चीजें फैल चुकी हैं? बहुत ज्यादा। आपको लगता है, मैंने ये बात कई बार की कि आपको लगता है शहर से गांव में जा रहा है रिवायत या ट्रेंड। अब सोशल मीडिया भी आ चुका है। पहले जब इतने लोगों को मालूम था, तो आप ये मानकर चलिए कि गांव में बहुत डिजास्ट्रस ब्लास्टिंग मोड में विचार बदल रहे हैं, और वो इतनी आगे जा रहे हैं कि शहर को पीछे छोड़ दे रहे हैं। और ये सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं इस इंटरनेट की वजह से। हाँ, इंटरनेट ने तो सब खोल के रख दिया। जब इंटरनेट पर रेप करने के वीडियो लोग लाइव कर देते हैं, तो इससे ज्यादा क्या होगा बताइए। तो मैम, ये जो आपस में वाइफ शॉपिंग करते हैं, तो क्या ये इनकी कोई फैंटेसी का पार्ट होता है, या मतलब? फैंटेसी है ये फैंटेसी है। देखिए क्या होता है, पति पत्नी जो होते हैं वो बेसिकली एक रिश्ता होता है ना। वो एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ पर अचानक से उनके दिमाग में एक राक्षसी ख्याल आता है, और वो इनके जीवन को तबाह कर देता है। एक फिल्म थी विद्या बालन की, डर्टी पिक्चर। डर्टी पिक्चर में उसमें एक जर्नलिस्ट होती हैं, अंजू महेंद्रू ने रोल किया था। तो वो इसको क्या नाम है, विद्या बालन को ये कहती हैं कि तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या छाप रहे हैं? तो कहती मुझे नहीं मालूम। कहती अच्छा ही है। कहती तुम क्या करती हो उन अखबारों का? कहती मैं उठाती हूँ और अलमारी में रखे जा रही हूँ, मैं पढ़ती नहीं, मुझे पढ़ना आता नहीं। तो बोली अच्छा तुम पढ़ना मत कभी उसे, जिस दिन तुम उसे पढ़ोगे तुम खत्म हो जाओगी। तो ये जो लोग हैं, ये जिस दिन अपनी सच्चाई देखेंगे ये खत्म हो जाएंगे। देखेंगे कमेंट में बताना अगर आप में से कोई ऐसा कर रहा है, हमें भी तो पता चले। और लोग से पूछिए आप, ये सही है कि गलत। कई लोग बोलेंगे सही है, क्योंकि मैंने जब ये मेरे इंटरव्यूज गए कुछ जगह पे, तो लोगों ने लिखना शुरू किया कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं। तो कुछ ने तो मुझे फोन करके बोला कि ठीक है यार, हम लोग बड़े और मेच्योर हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। अरे रिश्ता बना रहता है, घर बसा हुआ है। उनकी नजर में घर बस बसा हुआ है, किसी भी कीमत पे घर बस बसा हुआ है। आगे अपने मजे करते रहो लाइफ में। डिवोर्स देखो हर इंसान की फिलॉसफी होती है। मैं फिलॉसफी की स्टूडेंट रही हूँ। हर इंसान की फिलॉसफी है। चावा की फिलॉसफी है दूसरे का घी पी करके भी उधार का अपने आराम से जियो, ठीक है ना। तो ऐसे ही इन लोगों की ये फिलॉसफी क्लियर है। घर बसा हुआ है, बीवी खुश है, नहीं खुश है तो हो जाएगी, उससे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि कईयों को पहले आदत नहीं थी, बाद में आदत पड़ गई, ऐसा भी हुआ। तो इनको ये बहुत क्लियर है, इनकी फिलॉसफी में ये चीज एडजस्टेबल है। आपकी और हमारी फिलॉसफी में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी फिलॉसफी में तो डू एंड डाई है। ये लोग जानवर ही हैं, साइको हैं ये तो। इसीलिए मैंने किताब लिखी, ऐसा सोच के कि ये क्या है। मैंने क्या बोला कि मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ गई कि ये क्या है। एक समाज में ना, एक जो ये मीडिया होती है, जो आप जैसे लोग होते हैं जो स्टिंग ऑपरेशन करके समाज की इन कुरीतियों को हम सबके सामने लेके आते हैं, तो आई कैन ओनली थैंक यू फॉर दिस। और मैं बस लोगों से यही कहूंगा कि भाई ये टबू टॉपिक उठाने का हम लोगों का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कैमरा के थ्रू, कि आप लोगों को अवेयर करें। और अगर आप खुद को एक इंसान मानते हो और आपको लगता है कि क्या गलत है, तो अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसी चीज लगती है, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो आपको प्रपोज कर रहा है वाइफ शॉपिंग के लिए, तो आप जागरूक हो जाओ और उसे रोको, समझाओ, काउंसलिंग करवाओ, और जो भी तरीके सही हैं उन्हें अपनाओ, ताकि आगे आपके बच्चे अगर सोच के देखो ये कल्चर अगर फैलता जा रहा है तो शादियां तो कहाँ होंगी भाई, फिर तो पता नहीं, कहते हैं नंगा नाच ही होगा। तो मैम थैंक्स अ लॉट आपके एफर्ट्स के लिए, एंड आई कांग्रेचुलेट यू ऑन द सक्सेस ऑफ योर बुक एज वेल एज आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं पॉडकास्ट कर करके, आप पर्सनली जा जाके मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए चीजें बता रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। सो मच, थैंक यू।